तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य एग्जाम एज में। और आज हम लोग टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था क्या, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस। और क्या हम लोगों ने देख लिया था, तो एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन। और फिर हमने देखा एनाइसोट्रॉपिक, क्या देखा, एनाइसोट्रॉपिक। और फिर आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। और फिर उसमें हम लोगों ने देखा कि एनाइसोट्रॉपिक किसमें होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये किसमें होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये किसमें होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। और इन सब के बाद हम अब आज देखेंगे क्या, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो कि हमारा लास्ट बचा है। पिछले तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड तक। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड तक उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल को मैंने क्या बताया था, जो कार्बन से बने हो। किसे बना हो, कार्बन से बना हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर जो आपको अच्छा लगे तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। और मैंने ये भी बताया था कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, व्हाई इज ग्लास कॉल्ड अ सुपर कूल लिक्विड। तो चलिए इसे समझ के इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन से पहले चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। देखिए, ये मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है। ये क्या है, विंडो, ग्लास, ग्लास विंडो है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ सन, क्या ले लेता हूँ, सन ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये सन है, ठीक है। एक मिनट। मान लीजिए ये क्या है, तो ये सन है। सन से क्या हो रही है, तो रे इस ग्लास पे आ रही है, सन से रे इस ग्लास पे आ रही है, फिर ठीक है। और ऐसे ही आते आते, अब पुराने जमाने में देखे होइएगा कि ग्लासों की खिड़की होती है, ये ग्लास की एक खिड़की है, ठीक है। इस पे जो है सन का रे बार बार आ रहा है, ठीक है। और वो जो सन का रे जो आ रहा है, तो उसके कारण ये यहाँ पे जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में जो है, वह जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वह क्या हो रहे हैं, तो गर्म होके वह पिघल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये पिघल रहे हैं। तो ये कहीं पे अगर जो यहाँ से मान लीजिए अगर जो पिघल रहा है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जो पिघलेगा, ठीक है। यहाँ से जो पिघलेगा ग्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेयर पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेयर पतला हो जाएगा, ठीक है। और पिघलते पिघलते क्या होगा, ये जो पिघल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेयर यहाँ पे मोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मोटा हो जाएगा। तो चलिए ये डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि जो ही अगर लेट टाइम तक करीब 10 से 12 साल, मान लीजिए 10 से पुराने घर में 10 से 12 साल अगर जो वहां पे सूर्य पड़ता रहेगा, तो ये पिघल के यहाँ पे आ जाएगा। और ये परत मोटा और ये परत क्या हो जाएगा, तो पतला हो जाएगा। तो इसे डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि वीक फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, वीक फोर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच। क्योंकि ग्लास किस चीज का एग्जांपल है, तो एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड किस चीज का एग्जांपल है, तो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। सरफेस मॉलिक्यूलर मेल्ट, मतलब ये जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, तो उसके कारण ये क्या हो रहा है, सरफेस मेल्ट कर रहा है, ठीक है। क्या है, तो weak force between constant particles, surface molecular melt and move downward at a high temperature। गर्म टेम्परेचर होने के बाद क्या हो रहा है, तो वो नीचे बह रहा है, ठीक है। अपर लेयर बिकम थिन, ये क्या हो जाएगा, अपर लेयर थिन यानी पतला, एंड लोअर लेयर बिकम थिक, यानी ये क्या हो जाएगा, ये लेयर मोटा यानी थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हुआ कि इसी कारण से हम क्या लिखें यहाँ पे, दैट्स वाई ग्लास कॉल्ड भी
सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड, ये बोर्ड में एग्जाम पूछा हुआ है BSEB, ठीक है। और इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये एक VVI करके ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका PDF दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। समझ गए कि आखिर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिससे ये पतला लेयर पिघल रहा है और ये लेयर क्या हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है, जिससे ये पतला और ये मोटा हो गया। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, LIQUID, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। किस कारण, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोगों ने देखा था कौन से टाइप का था, तो 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला मेटेलिक सॉलिड पढ़ लिया था हम लोगों ने, आयोनिक सॉलिड भी पढ़ लिया था, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड भी पढ़ लिया था। और बचा कौन था, अब बच रहा था मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो कि है 4th टाइप, ठीक है। तो 4th टाइप अब आज मॉलिक्यूलर सॉलिड को पढ़ के खत्म कर देंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड खत्म हो जाएगा। और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आज हम खत्म कर लेंगे। और इससे आगे आगे क्लास में अब न्यूमेरिकल्स वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, उसमें मजा आएगा न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटेलिक सॉलिड का ये सब डेफिनेशन हो गया, मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। मेटल हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्स कैटायन मिक्सचर ऑफ आयन, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पूछ देगा कि किस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो आपको क्या बताना है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है, ठीक है। मेटल हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायन। कैटायन कैसे बनता है, तो जब मान लीजिए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या है, तो ये एक मेटल है, ठीक है। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कब इलेक्ट्रिसिटी बहेगा, जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खाली हो या आधा भरा हुआ हो। क्या नहीं हो, या तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 नहीं हो, या फिर 4 नहीं हो, ठीक है। आई मीन 8 नहीं हो, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 नहीं हो, ये दोनों अगर जो होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। इसी को पूरा करने के लिए वह बार बार इधर उधर होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि मेटल हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल की जो टेंडेंसी है वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, इसी कारण इसे कैटायन इसे कैटायन बनता है। आपको याद रखना है, कैटायन को क्या कहा जाता है, कर्नल, कर्नल। कैटायन को क्या कहा जाता है, कर्नल कहा जाता है। कैटायन को क्या कहा जाता है, कर्नल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पूछेगा कि किस चीज का मिक्सचर है, तो आपको बताना है कि आयनिक, मिक्सचर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, मिक्सचर ऑफ आयनिक, मिक्सचर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, मिक्सचर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या हो जाएगा, किस कारण से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ड्यू टू फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है आयंस। आयंस का डेफिनेशन भी हमने पढ़ लिया था। डेफिनेशन ऑफ आयन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। कैटायन एंड एनायन एग्जांपल क्या क्या था, तो एनायन और कैटायन से बना होता था। इसका एग्जांपल है Na+, Mg2+, Al3+, Cl-, SO2-, PO3-, PO4 3-। अब देखिए, बॉन्ड मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, बॉन्ड क्या होता है। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो पहला बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये दोनों क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। ये दोनों क्या हो जाएगा, सिग्मा+2 पाई। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा+2 पाई, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड, तो देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब एक सिग्मा हो तो उसे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, एस हाइब्रिडाइजेशन। जब एक सिग्मा और एक पाई हो,
एक सिग्मा एक पाई हो तो उसे कौन सा कहते हैं, sp कहते हैं। कौन सा कहते हैं, sp कहते हैं। जब एक सिग्मा 2 पाई हो, ये इंपॉर्टेंट है, 11th का ही है। किस चीज का ही है, 11th का ही है, ठीक है। अब जब एक सिग्मा और 2 पाई हो, ठीक है, 2 पाई हो, तो उसे क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कब, जब एक सिग्मा 2 पाई हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो sp2, जो कि मैंने बताया है, ठीक है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो sp हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आगे बहुत काम आएगा। सिग्मा जो है बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है। कौन सा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। देखिए, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये आपको याद रख लेना है, ये बात चार्ट लेनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम डायमंड के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि डायमंड के बारे में, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के बारे में मैंने उसमें बताया था आपको स्ट्रक्चर। मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। आज मैं स्ट्रक्चर का पिक्चर भी लेकर आया हूँ। कार्बन सी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, sp3। और ईच कार्बन अटैच्ड विथ 4 कार्बन हार्ड मटेरियल इंसुलेटर नो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं बताता हूँ ये सब किस चीज के लिए है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो एक इसे ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मैं ये फिर से बना दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनवा दूंगा। पहले आप इसमें देख लीजिए, ये क्या है, ये कार्बन है। ये क्या हो जाएगा फिर, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, या ये भी कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, और ये एक कार्बन हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कार्बन इससे जुड़ा है, फिर ये ही इससे जुड़ा है, या ये इससे जुड़ा है, फिर ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ऐसे करते करते ये फिर इससे जुड़ा है, ये फिर इससे जुड़ा है, ये फिर इससे जुड़ा है। तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, और फिर ये 4 कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ा है। देखिए ये 4 कार्बन कौन से कार्बन, 4 अगले कार्बन से ये जुड़ा है, ये अगले 4 कार्बन से जुड़ा है, फिर ये 4 कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते ये वाले स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये एक कार्बन से, ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, फिर ये एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, और इससे पीछे देखिए एक और कार्बन है, ये उससे जुड़ा है। फिर यही सेम कार्बन यहाँ पे रख दीजिए, तो ये कार्बन फिर इससे जुड़ा है, यानी ये इससे जुड़ा है। फिर ये कार्बन इससे जुड़ा था, तो ये अगला कार्बन, ये कार्बन इससे जुड़ा है। देखिए ये कार्बन यहाँ इससे जुड़ा है, और ये कार्बन फिर इससे, और वही चलता जा रहा है। ये स्ट्रक्चर कितने टाइम तक चलेगा, तो ये स्ट्रक्चर कार्बन का इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। कितने टाइम तक चलेगा, तो इनफाइनाइट टाइम तक। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, डायमंड स्ट्रक्चर। यहाँ अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या। तो मान लीजिए ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ठीक है। ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, फिर ये एक कार्बन, ये 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन इससे जुड़ा है, ठीक है। फिर ये कार्बन इससे जुड़ा है, ठीक है। फिर यही कार्बन इससे जुड़ा है, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और फिर ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, क्या हो गया, 4 हो गया। फिर ये कार्बन इससे जुड़ा है, फिर यही कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है,
फिर ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ऐसे ही करते करते क्या होता चला जाएगा, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, कोई सा भी 4 कार्बन 4 अगले कार्बन से जुड़ेगा, वो अगला 4 कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका डायमंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डायमंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, समझने में कोई परेशानी नहीं है, तो चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन जो है वो इस 4 कार्बन से जुड़ा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने पहले इसको क्या मान लिया, इसको सिग्मा मान लिया, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सिग्मा प्लस 3 पाई, तो ये आपका क्या हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये आपका sp3, एक मिनट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। कैसे हो गया, क्योंकि ये एक हमने सिग्मा मान लिया, तो ये तीनों आपस में पाई हो जाएंगे, और जब एक सिग्मा 3 पाई हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी पीड़ा नहीं है। तो आगे क्या लिखा है, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है, हम लोगों ने देख लिया, और ये हार्ड मटेरियल है बहुत ही। जब इतना कार्बन इतने कार्बन से जुड़ा रहेगा, ध्यान दीजिए, तो क्या ये हार्ड नहीं होगा, तो आप बोलिएगा हाँ, ये बहुत हार्ड हो जाएगा। क्या इस इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक, इंसुलेटर मतलब क्या होता है, कुचालक। क्या हो जाएगा, कुचालक, कुचालक हो जाएगा। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कुचालक है। ही है क्यों, क्योंकि इसके पास नो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो यहाँ पे अब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ठीक है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को हम देख लेंगे। हेक्सागोनल लेयर वीक वंडर वाल फोर्स बिटवीन लेयर्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वंडर वाल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स डायग्राम, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक कार्बन का एक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट का क्या होगा, मैं बता देता हूँ ग्रेफाइट कैसे बनता है, ठीक है। ये कार्बन, एक कार्बन हो गया, इससे एक कार्बन यहाँ पे, फिर इससे एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है। और देन इससे एक कार्बन यहाँ पे, और ये कार्बन यहाँ पे, और ये कार्बन इससे हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, ठीक है, और ये कार्बन यहाँ पे, तो ऐसे ही करते करते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। फिर ये कार्बन यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बन यहाँ पे, और इससे एक कार्बन यहाँ पे, इससे एक कार्बन यहाँ पे, इससे एक कार्बन यहाँ पे, तो ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये कार्बन का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वंडरवाल फोर्स, इसका वंडरवाल फोर्स को जो है वो वीक होता है इन दोनों के बीच। आप देखिएगा कि अगर जो हम ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है, अगर मान लीजिए पेंसिल का ग्रेफाइट, इसको दबाएंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा, मतलब ये मुलायम होता है। वंडरवाल दो लेयर्स के बीच होता है, डायग्राम ऑफ लेयर
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। कौन सा इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो हेक्सागोनल। ये एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह हो गया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया है। अब देखिए इसको, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसे देखते हैं। ये इससे जुड़ा है, ये वाला जो है वो इससे जुड़ा है, देन ये इससे, फिर ये इससे और फिर ये इससे जुड़ा है, फिर इसी से ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, फिर ये जुड़ा है, देन ये इससे और ये इससे और फिर ये इससे जुड़ा है। तो ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक चला जाएगा? तो ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया? तो ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया है। अब आगे चलते हैं सिलिका पे। SiO2, सिलिका का क्या होता है सूत्र? SiO2 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। सैंड SiO2, ठीक है। सिलिका सैंड एक ही बात हुआ, याद रखिएगा। सिलिका SI मतलब इसका SI का क्या होता है? 284 एंड O का क्या होगा? 26 होगा। क्या चीज? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया SI का, ये हो गया क्या? SI का, और ये हो गया O का, ठीक है। वन सिलिकॉन अटैच विथ 4 ऑक्सीजन। अगर जो आपसे पूछेगा कि, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि SiO2। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक SI कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो आप बोलिएगा कि 2 ऑक्सीजन के साथ, और एक ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? कि आधा सिलिकॉन के साथ, या फिर आपका आंसर इससे डिफरेंट होगा। बट आंसर बिल्कुल इसका बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम आएंगे इस पे, ठीक है। तो ये है सिलिकॉन, ठीक है, SiO2 का। एक SI देखिए, एक O, दूसरा O, एक मिनट, हाँ, एक O से इससे जुड़ा है, एक दूसरा O से जुड़ा है, एक तीसरा O से जुड़ा है, और एक चौथा O से जुड़ा है। इसे H को हटा दीजिए आप, एक मिनट, हाँ। तो अब हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ASI किससे? एक O से, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ठीक है। एक एस किससे जुड़ा है? तो आपको बताना है 4 ऑक्सीजन से। एक SI किससे जुड़ा है? एक सिलिकॉन किससे जुड़ा है SiO2 में? SiO2, SiO2 का हम देख रहे हैं कि एक SI किससे जुड़ा है? 4 ऑक्सीजन से। ये बोर्ड में पूछ चुका है कि एक SI किससे जुड़ा है। ये सॉरी, ये एडवांस में पूछ चुका है, एडवांस में, JEE एडवांस में, एडवांस में ये पूछ चुका है कि एक SI किससे जुड़ा है? तो 4 ऑक्सीजन से। और बहुत इसमें ये ऑप्शन दिया, एक सिलिकॉन किससे जुड़ा था? तो दो से ये ऑप्शन दिया हुआ था, और बहुत लोग ये मार के आ गए थे, जिससे उनका आंसर गलत हो गया था, ठीक है। तो एक ऐसा किससे जुड़ा है? तो 2 ऑक्सीजन से, 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है। और यहीं पे एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से जुड़ा है? तो यहाँ पे देखिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ। तो देखिए, अब एक ऐसा, एक ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? एक सिलिकॉन, और ये दो सिलिकॉन। एक ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? कि ये एक सिलिकॉन हो गया, ये दो सिलिकॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? तो दो SI से जुड़ा है, और एक SI किससे जुड़ा है? तो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए अब फिर से वापस अ, आते हैं किस चीज पे? तो थ्योरी पे, ठीक है। वन सिलिकॉन अटैच्ड विथ 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन के साथ वन सिलिकॉन अटैच है। वन ऑक्सीजन अटैच विथ 2 सिलिकॉन, मैंने जैसा बताया था। और डायग्राम भी हम लोगों ने SiO का देख लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देन। समझ गए ये अच्छे से? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। वन सिलिकॉन अटैच विथ 4 कार्बन एंड वन कार्बन अटैच विथ 4 सिलिकॉन फॉर्म सिलिकॉन सॉलिड। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि एक आपसे कोई पूछेगा SiC, अब किससे एक सिलिकॉन किससे जुड़ा है? तो आप बोलिएगा एक एक कार्बन इससे जुड़ा है, तो 4 सिलिकॉन से। बट ऐसा नहीं है। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ये नीला वाला किस चीज का है? तो ये SI एटम है और ये लाल वाला कार्बन एटम है। तो देखिए एक सिलिकॉन किससे जुड़ा है? तो यहाँ पे एक कार्बन किससे जुड़ा है? तो चार सिलिकॉन एटम से, एक कार्बन, एक दो, एक तीन, ठीक है, एक तीन और एक चार, तो तीन और एक चार हो गया। तो एक कार्बन एटम किससे जुड़ा है? तो चार सिलिकॉन एटम से जुड़ा है, एक दो तीन और एक चार हो गया, ठीक है। तो एक सिलिकॉन एटम किससे जुड़ा है? तो चार कार्बन एटम से जुड़ा है, समझ गए? सिलिकॉन एटम अगर जो मैं इसका आपको बताऊं वो खुद नॉर्मल बना के, तो ये हो गया SI SI C, ठीक है, CSI C हो गया। तो अब चलिए इसमें बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये एक सिलिकॉन, ये देखिए इन दोनों के बीच मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, रेड कलर वाला बॉन्ड है, और ये SI C के बीच बॉन्ड है, ठीक है, समझ गया। अब देखिए हम किसको ले रहे हैं? तो हम इसको हम फिलहाल इसको ले रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हम फिलहाल इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये एक SI कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ये एक SI, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे तीन कार्बन, यहाँ पे चार कार्बन, चार कार्बन, ठीक है, और एक कार्बन, एक SI दो SI से जुड़ा है, ठीक है, और एक तीन SI और एक चार SI से जुड़ा है, समझ गए यहाँ तक? यहाँ पर ही देख लीजिए, जैसे हम इसको लेकर के जा रहे हैं, ये एक SI, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा है, ये फिर ये कार्बन इस SI से, ये SI से और ये SI से जुड़ा है, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे एक कार्बन कितने SI से जुड़ा है? चार SI से। वहीं पे एक SI किसने कार्बन से जुड़ा है? एक दो तीन और चार कार्बन से, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड पे आते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म बाय मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बनता है? तो मॉलिक्यूल से बनता है। आपसे पूछेगा कि दैट सॉलिड विच फॉर्म बाय मॉलिक्यूल्स दैट्स कॉल्ड, तो आपको क्या बताना है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बताना है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन कौन सा हो गया? एक पोलर हो गया, एक नॉन पोलर हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया। तो चलिए बारी बारी से ABCD तीनों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देन सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पोलर, पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपको पूछेगा मतलब अगर यहाँ पे पोलर का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे पोलर का मतलब हो गया चार्ज, ठीक है, चार्ज, और मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे देखिए चार्ज यानी पोलर प्लस मॉलिक्यूलर सॉलिड से मिलके बना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर मीन्स चार्ज, पोलर मीन्स चार्ज, पोलर मीन्स चार्ज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर्म बाय मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखिए पोलर मॉलिक्यूलर, पोलर
प्लस मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बना हो विथ चार्ज कैरेक्टर प्रेजेंट, वैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड या वैसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बना हो और उसमें कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट्स रहे, तो चार्ज कैरेक्टर, यानी चार्ज कैरेक्टर प्रेजेंट विथ मॉलिक्यूल्स, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट्स कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए, फॉर्म बाय मतलब बना हो मॉलिक्यूल्स, पहला मॉलिक्यूल से बना हो तब तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ, विथ चार्ज कैरेक्टर प्रेजेंट मतलब जिसमें चार्ज कैरेक्टर हो और मॉलिक्यूल से बना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, सॉलिड HCl, ठीक है, सॉलिड SO2 लेस। अब इस पे आता है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, कौन सा पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ। देखिए, लेस वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपको मैंने बताया था कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसका मतलब होता है, पोलर मतलब चार्ज और मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया मॉलिक्यूल से बना हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लेस वोलाटाइल, वोलाटाइल आप लोगों को मैंने बता चुका है कि वोलाटाइल मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण, मतलब यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है। और क्या हो जाएगा, लेस वोलेटाइल मोर विस्कस, विस्कस मतलब होता है लस लस, यानी चिपचिपा लस लस। अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर कैसे ये हुआ, ठीक है, एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉलिड HCl, सॉलिड HCl को अब हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो सॉलिड HCl को देख लेते हैं, ये ले लीजिए, ये हो गया है H, और इससे ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो Cl, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक याद होगा कि मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ाया था 11th में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। और ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी क्या होता है, H का, तो 2.1 होता है, H का 2.1, H का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, आपको याद रखना होगा ये सब बातें। और क्लोरीन का क्या होता है, 3.0 यानी 3.0 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी EN, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कितनी होती है, तो 2.1, और इसका EN क्या होता है, क्लोरीन का EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसके पास है, तो क्लोरीन के पास ज्यादा है, यानी ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मान लीजिए आप और आपके दोस्त हैं, और आपका मान लीजिए 5 न्यूटन का खींचने की क्षमता है एक रस्सी को, वहीं इसका 10 न्यूटन का खींचने की क्षमता है, तो कौन वो रस्सी को खींच लेगा अपनी ओर, तो 10 न्यूटन, यानी आपके दोस्त के पास जो है वो खींच लेगा उसे। तो किसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, यानी यहाँ पे रस्सी निगेटिविटी किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन यानी आपके दोस्त का है, इसलिए यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का है, Cl का है, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। इसके कारण हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल आ जाता है, डेल यानी बहुत छोटे चीज के लिए, छोटे डिफरेंस के लिए हम डेल का यूज करते हैं। इससे अगर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे कौन सा प्लस साइन आ जाएगा, तो इसके पास प्लस, और इसके पास क्या आ जाएगा, तो इसके पास डेल माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है
SO2 का। इस अगला एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया था, सॉलिड SO2। ये सब याद रखिएगा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसे पहले सॉलिड बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसे बनाया जाता है SO2। ठीक है, तो अब हम SO2 का देख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे S हो गया, यहाँ पे क्या हो गया O, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा O। तो SO2 में अब S का अगर जो आपको बोलूं कि कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इसका हो जाएगा, इसका होगा कितना, तो इसका हो जाएगा 2.5। इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी S का कितना हो, सल्फर का कितना हो जाएगा 2.5। इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगा 2.5। याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका क्या हो जाएगा 3.5, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसका क्या हो जाएगा 3.5, इसका क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण किसमें अब जाएगा, देखिए इसका 2.5 है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका जो है वो 2.5 है, और इसका क्या है 3.5। यानी ऑक्सीजन ज्यादा तेजी से, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसका ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचने में सक्षम होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, और किससे, तो सल्फर से। ठीक है, तो किसके तरफ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और फिर ये इसमें से इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण इस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इस पे प्लस हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, डेल माइनस। क्या ये लिखने से काम हो गया? अगर जो आपका आंसर है यस, अगर आपका आंसर है यस, देन आप गलत है। यहाँ पे एक के कारण गया, तो एक यहाँ पे प्लस आ गया, पर यहाँ पे दो ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डेल माइनस। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 2 डेल माइनस, 2 डेल माइनस, 2 डेल माइनस क्या हो जाएगा 2 डेल माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो अगला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का डायरेक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम लोगों ने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या पढ़ा था कि पोलर यानी चार्ज वैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड, वैसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बना हो, वैसा मॉलिक्यूल जो वैसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बना हो, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम, मॉलिक्यूल और आयन होता है, वो मॉलिक्यूल हो उसका, और क्या हो पोलर यानी चार्ज हो, और उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा पीछे में नॉन, यानी नहीं लगा देने पे, जिसके पास नहीं चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉन पोलर, मतलब चार्ज का कैरेक्टर जिसके पास प्रेजेंट ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, तो उसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हम कहेंगे। ठीक है, फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल से बना हो, फॉर्म बाय मॉलिक्यूल्स विथ नो चार्ज कैरेक्टर। याद रखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर में क्या नहीं होता है, तो चार्ज कैरेक्टर नहीं होता है। क्या होता है, आपसे डिफरेंस पूछे कि पोलर और नॉन पोलर में कोई एक डिफरेंस बताइए, तो आपको सिंपल एक चीज याद रखना है कि पोलर के पास चार्ज कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, वहीं नॉन पोलर के पास चार्ज कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे अब, सॉलिड Cl2, सॉलिड I2। ठीक है, अब सॉलिड Cl2, सॉलिड I2 को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉलिड Cl2 को देखें, ये क्या हो जाएगा सॉलिड Cl2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी क्या होगा चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हो जाएगा 3.0, इसका हो जाएगा 3.0। ठीक है, 3.0 हो गया। अब दोनों का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बराबर है, तो कोई किसी का नहीं ले पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा जीरो, और इस पे भी क्या चार्ज आ जाएगा जीरो, इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा जीरो। इसके कारण ये क्या हो जाएगा चार्ज
क्या कर पाएगा, चार्ज ट्रांसफर या फिर लेन देन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा खाली है, इससे इलेक्ट्रॉन ना ही निकाला जा सकता है ना ही इसमें डाला जा सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, चार्ज का कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन पोलर का हो गया। ठीक है, अब आयोडीन भी आप सेम ही ले लीजिए, मैं बता देता हूँ। आयोडीन, ये हो गया आयोडीन, ये हो गया आयोडीन, इसका क्या होता है 2.5, सेम इसका भी 2.5, तो इसके कारण भी इसमें नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इसके पास जीरो चार्ज, इसके पास जीरो चार्ज, जिसके कारण ये नॉन पोलर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मोर वोलाटाइल, अब दूसरा डिफरेंस पूछे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर में, तो वो लेस वोलाटाइल, यानी इसका जब देखिए, अब मैं आपको और एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये एक आप मान लीजिए ये चीनी है और ये पानी है, जो ही अगर जो हम इन दोनों को मिला दें तो स्वाभाविक बात है कि चीनी और पानी के मिलने से कुछ ना कुछ तो डिफरेंस पड़ेगा कि हाँ, थोड़ा लेट वाष्पीकरण होगा, क्योंकि इसमें चीनी भी वाष्पीकृत हो रहा है, पानी भी। और वहीं अगर चीनी पानी को अलग ही रखा जाए, पानी पानी को रखा जाए, तो यह वाष्पीकरण, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस वाष्पीकरण को हमने क्या बोला था, वोलाटाइल। ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, वोलाटाइल वाष्पीकरण। तो ये कम वोलाटाइल होगा, क्योंकि इसमें तो मिला ही नहीं, किसके मुताबिक, तो पोलर मॉलिक्यूलर मुताबिक। जब पोलर मॉलिक्यूलर एक दूसरे से मिल जाता है तो वो मोर वोलाटाइल हो जाता है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम ऑन बोथ साइड, जब 3.0 3.4 Cl है और 2.5 2.45 आयोडीन है, 4 आयोडीन है, तो अब क्या हो जाएगा कि बोथ साइड सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा, जिसके कारण ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, उसके कारण ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये लास्ट एग्जांपल, लास्ट है कि एक था पोलर, दूसरा नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर में आप समझ गए कि पोलर किसे कहते हैं, जिसमें चार्ज पार्टिकल हो। नॉन पोलर किसे कहते हैं, जिसमें चार्ज पार्टिकल नहीं हो। अब एट लास्ट बचा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, फॉर्म बाय मॉलिक्यूल। ये भी किससे फॉर्म हो रहा है, मॉलिक्यूल से हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल का ही तीसरा पार्ट है। ठीक है, वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, तो आप देखिए हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बनाएगा, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, वो FON, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रिक हो जाएगा, FON यानी फोन। मान लीजिए फोन से ही हाइड्रोजन क्या बनाएगा, अपना बॉन्ड बनाएगा। F का कितना होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो 4.0 होता है। ठीक है, 4.0। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 3.5। और वही नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 3 हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, तो अपना बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये FON हो गया। ठीक है, और इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एक फोन हो गया, यहाँ पर भी एक फोन, या फिर FO या फिर N, मैं तीनों ले रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका मालूम है। अब क्या हो जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन सब से कम है, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 4 है, इसका 4, इसका कितना हो जाएगा 3.5, और इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 3.5 3 हो जाएगा, और इससे इन सब से कम इसका कितना है, 2.1 ही है। सबसे कम किसका है, तो 2.1 ही है, तो इसके कारण किसमें चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें चला जाएगा। ठीक है, और इसमें भी क्या हो जाएगा, तो इसमें भी क्या इससे एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिला हुआ है, और इसमें क्या हो जाएगा कि डेल प्लस, और इसमें डेल माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं। अब इस कारण से इनमें क्या बनेगा, तो इनमें बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड का नाम हम क्या दे देते हैं, तो इसी बॉन्ड का नाम हम क्या देते हैं, तो इसी बॉन्ड का नाम हम
इसी बॉन्ड का नाम हम क्या दे देते हैं, तो इसी बॉन्ड का नाम हम हाइड्रोजन बॉन्ड दे देते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसी बॉन्ड का नाम क्या हो गया, इसी बॉन्ड का नाम हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ गए, इसी बॉन्ड का नाम हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, इसके कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके कारण ये बना बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसका एग्जांपल है सॉलिड H2O, क्या हो जाएगा, सॉलिड H2O, सॉलिड HF, हाइड्रोजन बॉन्डेड व्हेन H इज अट्रैक्ट विद FO और N, क्या किससे अट्रैक्ट होगा, FON से अट्रैक्ट होगा, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे आप लोग बेसिस बेसिस देके डैश दे दीजिएगा, इसको हम अगले क्लास में फिनिश कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। और ये आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल, ये इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं इसका PDF अटैच कर दूंगा, यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम देंगे। ठीक है, ये किस चीज का है, ये 11th का ही है, तो आपको याद होना चाहिए, बट नहीं है तो कोई बात नहीं। और बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और मिलते हैं अगले क्लास में किस, और उसमें आप अब जो पोर्शन आएगा वो किस पोर्शन में आएगा, तो उसमें न्यूमेरिकल का आएगा। तो न्यूमेरिकल का अब मैं अगले पिछले वाले में टाइप्स ऑफ सॉलिड का जो क्वेश्चंस बताए थे वीडियो में, तो वो देख कर आइएगा, क्योंकि इसके बाद मैं DPP आपको दे दूंगा, तो उस DPP बना के आप कितना मार्क्स आया वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। कब, तो अगले पार्ट में, जब इसका मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा।